पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। अब पढ़ना है हमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें लिखते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? A solution having as many number of independent arbitrary constants as the order of differential equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उसके बराबर ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे सॉल्यूशंस में। दैट वन इज नोन एज is called general solution, is called general solution of differential equation। उसी को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। एंड इन्हीं आर्बिट्री कांस्टेंट्स के अगर हम कुछ वैल्यूज रख दें बाय पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यूज, of these constants or these arbitrary constants, अपने मन से कोई वैल्यू नहीं रखनी, कुछ कंडीशन दी हुई होगी क्वेश्चन में, सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस, satisfying given conditions we get particular solution। उसी सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव है तो दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएंगे, दो बार इंटीग्रेट होंगे, तो वही आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब वो कोई कंडीशन को किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई कंडीशन दी हुई है, उससे उनकी वैल्यू आ रही है, तो हम सॉल्यूशन कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है केवल, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो क्वेश्चन में अगर कंडीशन दी है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, कंडीशंस वगैरह नहीं दी है तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करें अपने सिलेबस में ऑर्डर 2, डिग्री 2 वगैरह की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो, जब मान लीजिए d2y/dx² बराबर 0 आ जाए, कहेंगे इसको सॉल्व करो, तो ये तो ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेट करो dy/dx कांस्टेंट, इंटीग्रेट करो y बराबर cx + d, ऐसा कुछ आ जाए तो बात अलग है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज अपने सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें भी एलिमेंट्री टाइप, तो लिखेंगे एलिमेंट्री टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की एलिमेंट्री टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मेजर 3 टाइप्स की है। फर्स्ट वन है वेरिएबल सेपरेबल, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि नाम है यहाँ, वेरिएबल इसमें सेपरेट हो जाते हैं आसानी से। सेकेंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड वन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन पढ़ते हैं पहले, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो जाए। इन
this differential equation variables can be separated easily and can be simplified to डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dx के साथ x वाले फंक्शन ले आए और dy के साथ y वाले फंक्शन ले आए, उनको अलग अलग कर लें और फिर उसके बाद क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए दोनों तरफ बस इंटीग्रेट कर देना है। x वेरिएबल के साथ x का फंक्शन, y वेरिएबल के साथ y का, अगर x और t है तो x के साथ dx के साथ x का, dt के साथ t का। ऐसे वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर लें। अगर डायरेक्टली सेपरेट करके दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, और सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है तो एक दो स्टेप्स के बाद वो सेपरेट हो जा रहा होगा। क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ln dy by dx is equal to 3x plus 4y with condition is y of 0 is equal to 0। y of 0 मतलब जब x 0 है तो y 0 है। ये किस लिए दिया है, c कैलकुलेट करने के लिए। जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, वो जनरल सॉल्यूशन होगा। अब ये कंडीशन दी है, इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। ये कंडीशन नहीं दी होती तो जनरल सॉल्यूशन ही आंसर होता। बनाइए इसको। हो गया। बोलिए आंसर। क्या करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स, लॉग हटाइए, यहाँ से आएगा e पावर 3x प्लस 4y, दैट इज e रेज टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y। अब dx के साथ x वाला टर्म लीजिए और dy के साथ y, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x dx, ऐसा होगा। अब इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ, एलसीएस का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, आरसीएस का e पावर 3x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये c कैलकुलेट करने के लिए x वैल्यू रखिए 0, y रखिए 0, तो आ गया माइनस 1/4 e पावर 0 1 बराबर 1/3 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 7/12। ये यहाँ रख दीजिए, दैट इज सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या आएगा, माइनस ई पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 12। कोई डाउट? नोट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। वेदांत बन गया था। सर लास्ट स्टेप पे लिख रहा था, हो गया था सही। ठीक है, तो आसान है। वेरिएबल सेपरेबल इसमें सबसे आसान होता है। सभी लोग बनाइए, बन जाएंगे क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0।
बनाए जल्दी से, बताया आंसर इसका। dx के साथ x का टर्म रखिए, dy के साथ y का। सर x² + 1 × y² + 1 = c। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर दें, देखिए x² + 1 × y² + 1 से डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा x/x² + 1 dx प्लस y/y² + 1 dy इज इक्वल टू 0। क्या किया, x² + 1 × y² + 1 से डिवाइड कर दिया तो dx के साथ x आ गया, dy के साथ y आ गया। इंटीग्रेट कर लो, इवन 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 0 RHS 0 ही रहेगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, तो f'(x/fx) क्या होता है, ln fx, ये आ गया ln x² + 1 प्लस ln y² + 1, और 0 का इंटीग्रेशन को आप c भी लिख सकते हो, ln c भी लिख सकते हो, कांस्टेंट c लिखो या ln c लिखो। ln कब लिखना है, जब दिख रहा हो कि ln वो सिंप्लीफाई हो सकता है, log m + log n, log m × n होता है, तो लिखोगे ln x² + 1 × y² + 1 बराबर ln c। तो log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल इस तरह से हो रहा हो तो आप वहां पे ln c लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, यही आंसर है। अब यहाँ c नहीं कैलकुलेट करना है हमें, तो कोई कंडीशन दी नहीं है ऐसी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, सॉल्व y' × sin x बराबर y ln y, वेर कंडीशन है। अब यहाँ कंडीशन दी है तो c भी कैलकुलेट करना है। व्हेन x is π/2 y is equal to e, क्या लिखा है, इसका मतलब x जब π/2 है तो y की वैल्यू e है। तो बना ले इसको, y' को क्या लिख लोगे, dy/dx इंटू साइन x बराबर y ln y। dy के साथ y वाला टर्म लेके आइए, ये पूरा y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और dx को x के साथ रखिए, तो जाएगा dy/y ln y इज इक्वल टू dx/sin x, 1/sin x, दैट इज cosec x लिख सकते हो, cosec x dx। देखो अब इंटीग्रेट कर लो, 1/y ln y, ln y को t लेंगे तो 1/y dy dt बनेगा, dt/t का इंटीग्रेशन ln t, t की वैल्यू वापस ln y लिखोगे तो ln ऑफ ln y इधर इंटीग्रेशन आएगा। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x और ln tan x/2 भी लिख सकते हो, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह ln c लिखेंगे इस बार, log m + log n, दोनों तरफ से एक log कैंसिल होगा तो ln y बराबर क्या आ जाएगा आंसर, c × cosec x माइनस cot x। c कैलकुलेट करने के लिए x π/2 तो y की वैल्यू e, ln e होता है 1, cosec π/2 1, cot π/2 0, तो c की वैल्यू हो गई 1। यहाँ 1 रखिए तो y यहाँ से लिख सकते हैं आप e⁻⁴ cosec x माइनस cot x, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए जल्दी सॉल्यूशन, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू e⁻x माइनस y प्लस x² इंटू e⁻ y प्लस x² इंटू e⁻ y।
इसको dy बाई dx क्या क्या करना है, e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लो, e पावर माइनस वाई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 अपॉन e पावर माइनस वाई मीन्स e पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx के साथ x आ गया, dy के साथ y इंटीग्रेट कर लो, ई रेस टू द पावर y का इंटीग्रेशन e पावर y एलएचएस में e पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इस बार c नहीं कैलकुलेट करना, यही आंसर है। बताएंगे कोई डाउट है तो। फोर्थ में सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि कब सी लेना है, कब एल एन सी लेना है? आप यहाँ c लिखो या ln c लिखो या e पावर c लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो हर जगह ln होता तो लॉग वो कैंसिल हो सकता है, तब हम ln c लेते हैं। बाकी देखो जब किसी वाले में ये सब जगह ln आ रहा था ना इंटीग्रेट होकर के, इसलिए यस ln सर। c लिया था जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, आप केवल c लिखेंगे वो भी सही है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए बाकी सारे टर्म्स लॉग में हो ln में हो तो ln c लीजिए, अदरवाइज सिंपली c ले लीजिए। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, फाइंड द इक्वेशन and the equation of the curve passing through -2, 3 given that slope of the tangent at any point p x, y on it is 2x upon y square, and the equation of curve passing through -2, 3 given that slope of tangent at any point xy is 2x upon y square. सर वाई क्यूब बाय 3 बराबर एक्स क्यूब प्लस 5, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर प्लस 5, ठीक। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी, dy बाई डी एक्स बराबर है 2x अपॉन वाई स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल है वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 2x dx हो गया। अब इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन आ गया वाई क्यूब अपॉन 3, 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कैलकुलेट करने के लिए -2, 3 पे है, -2, 3 इज ऑन इट, ये सेटिस्फाई करा दिया। 27/3 9 बराबर 4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ रख देंगे तो वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर है। या 3 चाहे तो आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, फाइंड द कर्व for which segment of the tangent contend between coordinate axis is bisected by point of contact ये भी लिखें, कर्व पासेस थ्रू 2, 3, ये c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, कर्व पासेस थ्रू 2, 3, जिससे कि पर्टिकुलर करवाएगा, अदरवाइज जनरल करवाएगा। बनाएंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द कर्व फॉर विच सेगमेंट ऑफ टेंजेंट कंटेंड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में जो टेंजेंट का पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है, वो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है
उस पॉइंट से वो बाइसेक्ट होता है, मिड पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और डायग्राम बना लेते हैं इसका। क्या कहा गया, ऐसा करना चाहिए इस पर किसी भी पॉइंट पर आप जब टेंजेंट ड्रा करें, और एवरी पॉइंट यह है, किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये पॉइंट एक्स वाई पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ए और बी पे, उसका ये पी जो होना चाहिए मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर ये ए जीरो पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जीरो बी पे, ये पी एक्स वाई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से देखिए क्या लिखेंगे, ए प्लस जीरो अपॉन टू बराबर एक्स, तो ए बराबर टू एक्स है, एंड जीरो प्लस बी बाई टू बराबर वाई, वाई बी बराबर टू वाई है। तो ये बता सकते हो इस लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, बी की वैल्यू रखो टू वाई, ए की वैल्यू टू एक्स, तो माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स, टू कैंसिल। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल है, इसको क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर लो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद, इधर इंटीग्रेशन आ गया एल एन वाई बराबर माइनस एल एन एक्स। अब दोनों ही लॉग में है तो एल एन सी लिख लिया, एल एन एक्स को इधर ले आओ तो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, एल एन एक्स वाई, तो एल एन दोनों तरफ से कैंसिल, एक्स वाई बराबर सी आ गया। ये सी निकालने के लिए टू कमा थ्री इस ऑन इट, ये जो पॉइंट टू कमा थ्री है वो इसी कर्व के ऊपर है, रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स, मतलब कर्व आ गया एक्स वाई बराबर सिक्स। बताइए कोई डाउट है तो। नो सर। आंसर है एक्स वाई बराबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रूव दैट द कर्व passing through one comma two for which the segment of the tangent between P and T is bisected at its point of intersection with y-axis is a parabola. वैसे ही सॉल्व करना है, अपने आप आंसर पैराबोला की क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी इसके लिए डायग्राम भी बना ले, ये पैराबोला हो गया, सॉरी पैराबोला प्रूव करना है। ये किसी पॉइंट पी पर टेंजेंट है एक्स वाई पर, क्या कहा गया, फॉर पासिंग थ्रू दिस सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन पी एंड टी, टी ये पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। तो पी और टी का मिड पॉइंट है, पी और टी का मिड पॉइंट ए है, तो ये कैलकुलेट करेंगे। फिर ये कैलकुलेट सभी लोग।
वैसे ही यहाँ भी मिड पॉइंट दिया है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बनाइए। तो देखें कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस पॉइंट को वैसे ही लेते हैं, ए जीरो, जीरो भी, ए भी रियल नंबर है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, अपने आप आ जाएगी वो वैल्यू। ए मिड पॉइंट है इस बार, तो क्या लिखोगे, ए प्लस एक्स बाई टू बराबर जीरो, मतलब ए बराबर कितना आया, माइनस एक्स। ऐसे ही जीरो प्लस वाई बाई टू बराबर बी, मतलब बी आ गया वाई बाई टू। स्लोप ऑफ पी टी, तो 2 पॉइंट फॉर्म से फिर से वही है, माइनस बी बाई ए, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। बी और ए की वैल्यू रखो तो माइनस वाई अपान ए की जगह पर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वाई अपान टू एक्स। ये आ रहा है क्या, देख लो। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स होगा। इंटीग्रेट करो, ये बन गया टू एल एन वाई बराबर एल एन एक्स प्लस एल एन सी। ये टू इसके पावर में जाएगा तो ये हो गया एल एन वाई स्क्वायर लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इन टू एन होता है तो एल एन सी एक्स, लॉग दोनों तरफ से कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, सी एक्स। ये सी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है दिस कर्व पासेस थ्रू 1 2, लिखा है ना, तो सिंस 1 2 इज ऑन इट, x1 रखी y2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आंसर आ गया। और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। बोलिए कोई डाउट है। नमन आया समझ में? यस। नोट कर लीजिए, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ टैंक कंटेन्स 1000 लीटर्स ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सॉल्टेड वाटर। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ब्राइन का मतलब है सॉल्टेड वाटर, मतलब वाटर जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, विथ 15 kg ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व। ब्राइन मतलब 1000 लीटर वॉल्यूम है, तो वाटर का वॉल्यूम 1000 था जिसमें 15 kg सॉल्ट, ठीक है, डिजॉल्व है। अब लिखेंगे आगे, प्योर वाटर enters the tank at the rate of 10 liter per minute. The solution is thoroughly kept stirring. thoroughly kept stirring मतलब जिससे कि कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो हर जगह सेम हो, एंड ड्रेन्स एट द सेम रेट, एंड ड्रेन्स एट द सेम रेट, और इससे ये सॉल्यूशन बाहर निकाला जा रहा है सेम रेट, मतलब 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से अंदर आ रहा था तो वही 10 लीटर बाहर भी आ रहा है पर मिनट। अब लिखेंगे हाउ मच salt is there in the tank. How much salt is there in the tank? First part है after time t. Second part है after 20 minutes. After 20 minutes. बनाइए इसे।
एक टैंक में 1000 लीटर्स प्योर वाटर था जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है 15 kg। अब इसी टैंक में 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से प्योर वाटर आ रहा है, लेकिन इससे बाहर क्या जा रहा है? 10 लीटर ही जा रहा है, लेकिन सॉल्टेड वाटर बाहर जा रहा है। अब टाइम टी के बाद इसमें कितना सॉल्ट होगा और आफ्टर 20 मिनट्स क्या सॉल्ट होगा? बना लेते हैं एक टैंक जिसमें 1000 लीटर वॉल्यूम था इनिशियली, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसमें सॉल्ट कितना था? 15 kg स्टार्टिंग में। अब इसमें प्योर वाटर आ रहा है 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से, प्योर वाटर आ रहा है जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, और इससे सॉल्यूशन बाहर जा रहा है किस स्पीड से? सेम 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से सॉल्यूशन बाहर निकाला जा रहा है। तो किसी भी टाइम पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 1000 लीटर था तो बाद में भी 1000 लीटर ही है। लेट एट टाइम t amount of salt present in the tank is x kg। है जो टाइम t पर इसमें x kg सॉल्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या होगा? dx by dt अगर कहूं मैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट एनी टाइम t। t इक्वल टू 0 पे x 15 है। रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कितने इसमें सॉल्ट आया और कितना बाहर चला गया? इसे कह सकते हैं आप रेट ऑफ एंटरिंग, कितना एंटर हुआ सॉल्ट, माइनस रेट ऑफ लिविंग, दैट इज रेट ऑफ चेंज। लेकिन सॉल्ट तो कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ आ क्या रहा है? प्योर वाटर, उसमें कोई सॉल्ट नहीं है, तो रेट ऑफ एंटरिंग 0 है, माइनस रेट ऑफ लिविंग। अब लिविंग की बात करें तो किसी टाइम t पर x kg सॉल्ट था, 10 लीटर चला गया, x kg कितने में है? 1000 लीटर में। तो पर लीटर कितना सॉल्ट होगा? 1000 लीटर में x kg है तो 1 लीटर में x अपान 1000 है। 10 लीटर में कितना होगा? 10x अपान 1000, इतना सॉल्ट पर मिनट बाहर जा रहा होगा, तो यही रेट ऑफ लिविंग है। कोई प्रॉब्लम? मेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन माना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नो सर, इसे डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल है dx by x बराबर -1/100 dt। आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो, या फिर जब वैल्यूज दी हुई हो तो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन करना हो तो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम रखना, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक। स्टार्टिंग इनिशियल है 0 और अब टाइम t पे चाहिए हमें। 0 पे सॉल्ट कितना है? 15, और टाइम t पे कितना है? x। इनडेफिनिट करोगे तो वही c की वैल्यू निकालोगे, फिर t पे x निकालोगे। तो इसको देखिए ln x इंटीग्रेशन है, लिमिट है 15 टू x, और इधर इंटीग्रेशन हो गया -t/100, लिमिट है 0 से t। रखिए वैल्यू, ये आ गया ln x माइनस ln 15, दैट इज ln x by 15 इज इक्वल टू -t/100 प्लस 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x अपान 15 हुआ यहाँ से e रेज़ टू द पावर -t/100। तो x, यही फर्स्ट पार्ट था। एट टाइम t अमाउंट ऑफ सॉल्ट विल बी 15 into e power minus t/100 kg। नोट कर लीजिए, ये स्टार्टिंग से देख लें आप। क्वेश्चन में देखें तो क्या क्या पूछा गया? आफ्टर टाइम t एंड आफ्टर 20 मिनट्स। तो सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है, फर्स्ट पार्ट में ही t की जगह क्या रख दो? 20।
सर रेट ऑफ लिविंग कैसे निकाला? रेट ऑफ लिविंग कैसे निकाला था? देखिए वॉल्यूम है 1000 लीटर, इसमें कितना सॉल्ट है टाइम टी पर एक्स, तो 1 लीटर में कितना हुआ x अपान 1000। 10 लीटर बाहर जा रहा तो 10 लीटर में कितना हुआ x अपान 1000 इंटू 10, तो इतना सॉल्ट बाहर चला गया, तो वह है रेट ऑफ लिविंग। ओके। ठीक, नोट करेंगे। सेकेंड पार्ट है t बराबर 20, तो यहाँ t की वैल्यू 20 रख दी, तो x बराबर आ जाएगा 15 e रेज़ टू द पावर -20/100 -1/5। यही सेकेंड पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे। कौन सा फॉर्मेट हम लोग पढ़े रहे थे? वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस से वो वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। मतलब किसी को टी एज्यूम कर लिया, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल, जिसको रिड्यूस कर सके, मतलब चेंज कर सके, आर चेंजेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सके, उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी ये हम पढ़ेंगे टाइप 1। यहाँ पहले टाइप 1 क्या है? लेट dy बाई dx, ये है फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। जो है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख दूं dy बाई dx बराबर x प्लस y लिख दिया मैंने। अब बताओ क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? अभी डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्लस में है, मल्टीप्लाई नहीं है कि y इधर आ गया, x प्लस वाई प्लस 2 लिखा है, नहीं हो पाएंगे अभी तुरंत। तो ऐसे ही फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c लिखा है, तो आप क्या करो, यहाँ ax प्लस by प्लस c को t ले लो, कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लो। इससे क्या होगा, a प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, b dy बाई dx बराबर dt बाई dx। अब dy बाई dx को आप रिप्लेस कर लो, dy बाई dx की यहाँ लिख दो 1 बाई बी dt बाई dx माइनस a, और इसकी जगह लिख दोगे फंक्शन ऑफ t, तो वेरिएबल अब आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। देन वेरिएबल्स विल बी सेपरेटेड, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नोट करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट वन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन इनवर्स dy by dx is equal to x plus y। साइन इनवर्स dy by dx is equal to x plus y। देखें इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, dy by dx बराबर साइन x प्लस वाई। अभी ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन इसी में क्या करें, x प्लस वाई को t ले लें, तो क्या मिलेगा हमें, इसको डिफरेंशिएट किया 1 प्लस dy बाई dx बराबर dt बाई dx। इस dy बाई dx के प्लेस पे क्या लिखोगे, dt अपॉन dx माइनस 1, ये लिख दीजिए। तो ये LHS हो गया dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन टी। ये तो इस dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो dt के साथ t आ जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू dx। t के साथ dt के साथ t का आ गया वेरिएबल, और dx के साथ x। अब इंटीग्रेट कर लो, देखिए सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताएं।
इसके बाद तो इंटीग्रेट कर लोगे आसानी से। dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x प्लस सी, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर टी डी। अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर टी, और यहाँ डिवाइड करोगे साइन टी बाई कॉस टी सेक tan टी इंटू सेक टी dt, RHS है x प्लस सी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी, और सेक x इंटू tan x का क्या होता है सेक x, मतलब यहाँ हो जाएगा सेक टी बराबर x प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस रख दो x प्लस वाई, वो फाइनल आंसर है, मतलब tan ऑफ x प्लस वाई माइनस सेकेंड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। नोट करेंगे सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में x प्लस वाई को t लिया, फिर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन बना के देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई dy by dx is equal to x plus y minus 1. Solve this differential equation. Root 1 plus x plus y dy by dx is equal to x plus y minus 1. क्या करना है इसके लिए, रूट भी हटा लीजिए, ऐसा वेरिएबल एज्यूम करिए, तो यहाँ बेटर रहेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई को लेट टी स्क्वायर, टी भी लेने से हो जाएगा लेकिन ज्यादा बेटर है टी स्क्वायर लें, रूट हटेगा ज्यादा आसान होगा इंटीग्रेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब तो आएगा x 1 का 0 x का 1 y का dy बाई dx बराबर टी स्क्वायर का 2t इंटू टी का dt बाई dx। अब यहाँ वैल्यू रखिए, इसके यहाँ रहेगा t dy बाई dx के यहाँ कितना है 2t dt बाई dx माइनस 1। RHS में इसको ले सकते हो x प्लस वाई माइनस 1 को x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2, x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई टी स्क्वायर माइनस 2, इसे मल्टीप्लाई कर लें 2t स्क्वायर dt बाई dx माइनस टी जो आएगा उसको ले जाए RHS में, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले लें तो 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 dt इज इक्वल टू dx। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेट करिए आंसर आ जाएगा। अब कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, RHS का तो हो गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, LHS क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो कैसे करते हैं इंटीग्रेट, यही सेम क्वाड्रेटिक ऊपर बना लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, इसको लिख लिया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा प्लस 2t माइनस 4 प्लस 2t माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस आपको करना पड़ेगा 2t माइनस 4। अब उस 2t माइनस 4 को भी आप लिख लीजिए 2t प्लस 1 माइनस 5, इसका डेरिवेटिव बनाइए जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 dt अलग, ये देखिए 2t या 2t कैंसिल, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो लिखेंगे प्लस 5 अपॉन और 1 अपॉन और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो वहां पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2 माइनस 9/4 दैट इज 3/2 का स्क्वायर बराबर x प्लस सी। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया t माइनस
एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन ln एफ एक्स ln टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 और लास्ट वाले का 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a ln एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला है। और RHS में एक्स प्लस सी नोट करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फिर लिखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 6y माइनस 5। हो गया। अब देखो 2x प्लस 3y माइनस 1 ही यहाँ बना सकते हो, या केवल 2x प्लस 3y को टी ले लो, या 2x प्लस 3y माइनस 1 को टी ले लो, सेम फॉर्मेट है। यहाँ को क्या ले सकते हो 2 इंटू 2x प्लस 3y, अगर माइनस 1 बना तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हो। अब अज्यूम करिए लेट 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 3 डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू RHS में कितना आएगा t अपॉन 2t माइनस 3। यही तो हुआ। बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले भाई, 3 इधर मल्टीप्लाई कर डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया 3t अपॉन 2t माइनस 3 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 7t माइनस 6 अपॉन 2t माइनस 3, dt के साथ t वाला वेरिएबल है ये, तो 2t अपॉन माइनस 3 अपॉन 7t माइनस 6 dt इज इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में जो लीनियर है वही सेम न्यूमरेटर बनाइए, 7t माइनस 6 लिखिए, इसमें क्या मल्टीप्लाई कीजिए 2/7, तो ये बन जाएगा 2t, माइनस आगे आएगा 12/7, माइनस 12/7 तो प्लस 12/7 माइनस 3 ऐसे लिख लें, दैट इज माइनस 9/7 dt, माइनस 12 माइनस 9 माइनस 21/7 माइनस 3 हो जाएगा। अब अलग अलग कीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t और दूसरा माइनस 9/7, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है ln 7t माइनस 6 अपॉन 7 इज इक्वल टू x प्लस c। ये आंसर आ गया। देखिए सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है तो। एक ही पैटर्न के थे तीनों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। होमवर्क आपको बताया था एक्सरसाइज 2 में सेक्शन बी जो है पार्ट वो एरिया का, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा। अब इसमें भी एक पार्ट पढ़ना है टाइप